है अध्याय 2 सजीव जगत में विविधता एनसीईआरटी से क्लास 6 का। छायामन्वयस कुर्वन्ति तिष्ठति स्वयं मापतये फलायन्ति परार्थय वृक्षा सत्पुरुषा इव। बड़े वृक्ष दूसरों को तो छाया देते हैं परंतु स्वयं कड़ी धूप में खड़े रहते हैं। उनके फल भी दूसरों के लिए होते हैं और हैं अपने लिए नहीं। इसी प्रकार अच्छे मनुष्य भी स्वयं कठिनाई सहकर दूसरों का कल्याण करते हैं। उन्होंने जो कुछ भी अर्जित किया है वे उसे दूसरों को ही देते हैं। इसका मतलब यह है कि हमेशा दूसरों के लिए ही करो, अपने लिए नहीं। कल की सुबह सुखद वर्षा के पश्चात आज यह सुहावनी सुबह है। विज्ञान की शिक्षिका सुलेखा ने विद्यालय में प्रकृति की सैर नेचर वॉक को सुगम बनाने के लिए डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा को आमंत्रित किया है। डॉक्टर रघु पास की अनुसंधान प्रयोगशाला में एक वैज्ञानिक हैं और मनीराम चाचा विद्यालय के पास में ही रहने वाले एक वरिष्ठ नागरिक हैं। हे मनीराम चाचा पक्षियों की ध्वनि की नकल करने में विशेषज्ञ हैं। वह विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं की पहचान करने में भी निपुण हैं। विद्यालयों को प्रकृति की सैर पर ले जाने से पहले डॉक्टर रघु ने उन्हें बताया कि इस सैर का उद्देश्य प्रकृति में पौधों और जंतुओं की सुंदरता और विविधता का अनुभव करना है। विद्यार्थी अब उनके साथ प्रकृति की सैर पर जाने के लिए उत्सुक हैं। वे उनसे बातचीत करने और सीखने के लिए भी उत्सुक हैं। शिक्षिका ने सभी विद्यार्थियों को परामर्श दिया कि वे अपने साथ नोटबुक, पेन और पानी की बोतल लेकर चलें। जैसे जैसे वे चलते हैं वे अपने आसपास के पौधों और जंतुओं की खोजबीन करना आरंभ कर देते हैं। डॉक्टर रघु विद्यार्थियों को उद्यान पार्क में गंध की विविधता को महसूस करने के लिए कहते हैं। वे इस बात पर भी बल देते हैं कि हम सभी जीवित प्राणियों का सम्मान करें और उनसे छेड़छाड़ न करते हुए उनका अवलोकन करें। मनीराम चाचा विद्यार्थियों से कहते हैं कि वे न केवल विभिन्न पौधों और जंतुओं को देखें बल्कि ध्यान से विभिन्न ध्वनियों को भी सुनें। विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के पौधे देखते हैं जिनमें घास, झाड़ियाँ और बड़े वृक्ष शामिल हैं। वे वृक्षों की शाखाओं पर बैठे विभिन्न प्रकार के पक्षियों, एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराती तितलियों और एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदते बंदरों का भी अवलोकन करते हैं। वे अपने अवलोकनों को अपनी नोटबुक में अंकित करते हैं और डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा से उनके बारे में चर्चा करते हैं। विद्यार्थी विभिन्न पक्षियों का कलरव, चहचहाहट सुनते हैं। डॉक्टर रघु बताते हैं कि प्रत्येक पक्षी की अपनी एक अलग चहचहाहट होती है। यह प्रकृति में विविधता का एक उदाहरण है। डॉक्टर रघु मनीराम चाचा से कुछ पक्षियों की ध्वनियों की नकल करने का अनुरोध करते हैं। मनीराम चाचा विभिन्न पक्षियों की ध्वनियों की नकल करते हैं। उन्हें देखकर विद्यार्थी भी उनकी नकल करने लगते हैं। क्या आपने कभी आसपास विद्यमान विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं का अवलोकन किया है? अपने अवलोकनों को अपने मित्रों और शिक्षकों के साथ साझा कीजिए। वाह, क्या कितना आश्चर्यजनक है कि प्रत्येक पक्षी का अपना विशिष्ट कलरव होता है, क्योंकि पक्षी अपनी अलग अलग भाषा में बात करते हैं और पक्षियों की पूरी अपनी अलग भाषा है। जानवरों की अपनी पूरी अलग भाषा है। उनका चहचहाना वही उसी जाति के पक्षी ही समझ सकते हैं। हमारे आसपास के पौधे और जंतुओं में विविधता। तुलसी का पौधा, घास, गुड़हल इस तरीके के होते हैं। बच्चों को दिखाएं। सामान्य घास कोमल और पतला तना होता है। पत्तियां होती हैं। तने के विभिन्न बिंदुओं से एकांतरी रूप से एक पत्ता निकलता है। हरी पत्तियां होती हैं। ये तुलसी कठोर और पतला, पत्तियां जोड़ों में एक दूसरे के सम्मुख व्यवस्थित होती हैं। गुलाबी, बैंगनी ये सब हैं। गुड़हल कठोर होता है। नीम कठोर और मोटा। अन्य अब सैर के समय देखते अपना पूर्व अनुभव के आधार पर जंतुओं की सूची बनाएं। जंतुओं के बारे में। जंतुओं के नाम। कौवा कहाँ रहता है? वृक्ष पर। भोजन कीट मकोड़े खाता है। गति उड़ना और चलना। चोंच में टहनी लिए हुए। अन्य अवलोकन विशेषताएं ये करते हैं। चींटी मिट्टी एवं पेड़ों में रहती हैं।
ये ज़मीन में रहती हैं चींटियाँ, पत्तियाँ और बीज खाती हैं। इनके 6 पैर होते हैं। गाय रहने का स्थान ये अपना कहीं भी रह लेती हैं। ये मनुष्य जो है इनको पालते हैं और जंगलों में भी घास फूस खाती हैं ये। विविधता के जो भाग आम, छोटा और मध्यम, ऊंचा, मध्यम, गुलाबी, टमाटर। आपको साग, झाड़ियों और वृक्षों के बीच का अंतर दिखाई दीजिए। तालिका 2 में जानकारी का हम साग और झाड़ी के वृक्षों में बनते हैं। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं और उनके तने मोटे, कठोर, भूरे और काष्ठीय लकड़ी जैसे होते हैं। उनकी शाखाएं भूमि से दूर तने की ऊंचाई से निकलना आरंभ होती हैं। जैसे पौधों को वृक्ष कहा जाता है। ये वृक्ष, ठीक है। कुछ पौधों के तने वृक्षों की तरह ऊंचे नहीं होते। प्राय इस प्रकार के पौधों के अनेक भूरे रंग के काष्ठीय लकड़ी जैसे तने होते हैं जो भूमि के निकट से शाखाओं के रूप में निकलते हैं। ये कठोर होते हैं, लेकिन वृक्ष के तने जितने मोटे नहीं होते। ऐसे पौधों को झाड़ी कहा जाता है। ये छोटे छोटे होते हैं। गुलाब का पौधा, कुछ पौधे आकार में छोटे होते हैं और उनके तने कोमल और हरे होते हैं। इन्हें साग कहा जाता है। टमाटर का पौधा जैसे कुछ पौधों के तने दुर्बल होते हैं। उनको ऊपर चढ़ने बढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। जैसे आरोही लता, क्लाइंबर कहा जाता है। कुछ पौधे भूमि की सतह पर फैलकर बढ़ते हैं। उनको विसर्पी लता, क्रीपर कहते हैं। विशेषताएं इनके आधार पर लोग पौधों के विभिन्न समूह बना सकते हैं। एक क्रिया के माध्यम से जानें। जलिका रूपी सिरा विन्यास युक्त गुड़हल की पत्ती है ये जो बनी हुई है। ये जो बीच वाला है समांतर सिरा विन्यास युक्त केले की पत्ती है। समांतर सिरा विन्यास युक्त घास की पत्ती है। आप पौधों की पत्तियों पर पतली रेखाएं देख सकते हैं। इन पतली रेखाओं की सिराएं कहते हैं। सिराओं द्वारा दर्शाए गए पैटर्न को सिरा विन्यास कहते हैं। दिखाई गई पत्तियों की सिराओं के अंतर बताइए। आप कुछ पत्तियों में मोटी मध्य सिरा के दोनों ओर सिराओं का एक जाल जैसा पैटर्न देख सकते हैं। इस पैटर्न को जालिका रूपी सिरा विन्यास कहा जाता है। उदाहरण के लिए गुड़हल की पत्तियां एक सिरा विन्यास पैटर्न को प्रदर्शित करती हैं। ये जो इसमें डालियां दिखाई देती हैं ना पत्तियों में, जाली की तरह, इसी को कहते हैं हम सिरा विन्यास, जालिका रूपी सिरा विन्यास। समांतर सिरा कहा जाता है। केले और घास की पत्तियों समांतर सिरा विन्यास होता है। आइए पता लगाएं। आप किसी ऐसे खुले मैदान में जाएं जहां जंगली साग घास उगते हैं। इस अभ्यास के लिए छोटे साकों का उपयोग कर सकते हैं। खुरपी की सहायता से जड़ों को हानि पहुंचाएं बिना कुछ विभिन्न प्रकार के साकों को सावधानीपूर्वक खोदकर बाहर निकालें। साकों को निकालने से पहले आप मिट्टी को गीला करके ढीला कर सकते हैं। जड़ों को पानी से धोएं और उनका अवलोकन करें। अवलोकन के पश्चात साग को दोबारा लगाकर सुनिश्चित करें साग लगातार जीवित रहे और वृद्धि करे। सरसों के पौधे में मूसला जड़, ये इस तरह की जड़ें होती हैं। देखिए, सामान्य घास के पौधे में झकड़ा रेशेदार जड़ें होती हैं। सरसों के पौधों की जड़ों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। इस पौधे की जड़ में एक मुख्य जड़ होती है जिसमें छोटी छोटी पास जड़ें निकलती हैं। जैसे ऐसी जड़ों को मूसला जड़ कहते हैं। मूसला जड़ वाले एक अन्य पौधे का उदाहरण गुलहड़ है, जैसे आपने क्रियाकलाप 2.1 में देखा था कि तालिका 2.1 में अंकित किया है। जड़ों को, इस पौधे की जड़ें समान माप की पतली जड़ों के गुच्छे के रूप में दिखाई देती हैं जो तने के आधार से निकलती हैं। ऐसी जड़ों को झगड़ा जड़ या रेशेदार जड़ कहते हैं। क्या आपके गृह में कोई अन्य संग्रह में कोई अन्य घास सम्मिलित है? यदि हाँ, तो इसकी जड़ें किस प्रकार की हैं? लेमन घास, समांतर, झकड़ा, रेशेदार। क्या आपको इन पौधों की पत्तियों के सिरा विन्यास जड़ों के प्रकार के
मध्य कोई संबंध दिखाई देता है। सदाबहार के पौधों में मूसला जड़ें और पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है। यह जानने की कोशिश करें कि क्या जालिका रूपी सिरा विन्यास वाले अन्य पौधों में भी मूसला जड़ें होती हैं। दूसरी ओर लेमन घास के पौधों में झगड़ा जड़ें और पत्तियों में समानांतर सिरा विन्यास होता है। क्या अन्य पौधे जिनमें समानांतर सिरा विन्यास होता है उनमें भी झगड़ा जड़ें होती हैं? सामान्यतः जिन पौधों में जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है उनमें मूसला जड़ें होती हैं, जबकि जिनमें समानांतर सिरा विन्यास होता है उनमें झगड़ा जड़ें होती हैं। चने का पौधा मूसला जड़ और पत्तियों की जालिका रूपी सिरा विन्यास का एक उदाहरण है। गेहूं का पौधा झगड़ा जड़ें पत्तियों में न समानांतर सिरा विन्यास का उदाहरण है। चने और मक्का के कुछ बीजों को 2 या 3 दिन के लिए पानी में भिगोएं। चने के बीज का आवरण हटाकर बीजों की संरचना को देखें। अब चने और मक्का के बीजों को संरचना का अवलोकन करें। क्या वे समान या विभिन्न अथवा विभिन्न हैं? यह द्विबीजपत्री बीज चना, एक बीजपत्री मक्का। चने के बीज अपने बीज आवरण के अंदर 2 भागों में विभक्त होते हैं। प्रत्येक भाग को बीजपत्र काटिलीडन कहा जाता है। जिन पौधों के बीजों में 2 बीजपत्र होते हैं उन्हें द्विबीजपत्री डाइकाटिलीडन्स या डाइकॉट कहा जाता है। मक्का के बीज में एक पतला बीजपत्र होता है। ऐसे बीज वाले पौधों को एक बीजपत्री मोनोकाटिलीडन्स मोनोकाट कहा जाता है। आप पौधों में पत्ती की सिरा विन्यास, जड़ों के प्रकार और बीजों में बीजपत्रों की संख्या में परस्पर क्या संबंध देखते हैं? द्विबीजपत्री पौधों में जालिका रूपी सिरा विन्यास और मूसला जड़ तंत्र होता है, जबकि एक बीजपत्री पौधों में समांतर सिरा विन्यास और झगड़ा जड़ तंत्र होता है। आपने पौधों के समूह बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली कुछ विशेषताओं के विषय में पढ़ा। अब जंतुओं के समूह बनाने की विशेषता में समझते हैं। पौधों की भांति जंतु भी एक दूसरे से बहुत भिन्न होते हैं। क्या आप कभी सोचा है कि हम इतने विविध प्रकार के जंतुओं के समूह कैसे बना सकते हैं? आप ऐसी कौन सी विशेषताओं के बारे में सोच सकते हैं जिनका उपयोग इनका समूह बनाने के लिए किया जा सकता है? आप अपने पहले ही क्रियाकलाप 2.3 में जंतुओं के समूह बनाने के लिए कुछ निर्धारित किए हैं। कुछ जंतुओं की गति को अंकित किया है। आपने संभवतः यह भी देखा होगा कि अन्य जंतु किस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। आइए जंतुओं में विभिन्न प्रकार की गतियों को जानने का प्रयास करें। 2.7 में अनेक जीव जंतुओं को दिखाया गया है। आप इस चित्र में स्वयं द्वारा देखे गए अन्य जंतुओं को भी इनमें जोड़कर विविध प्रकार के जीव जंतुओं पर एक पोस्टर बना सकते हैं। 2.7 को देखकर यह बताने का प्रयास करें कि जंतुओं द्वारा गति के लिए शरीर के किस अंग का उपयोग किया गया है। ये है खरगोश, मेंढक है ना, पानी में रहता है। तितली पेड़ पौधों में, ये फूल पत्तियों में। सांप भी झाड़ियों में रहता है। कीट, गाय घास को चरती है। ठीक है। चिड़ियाँ ऊपर रहती हैं पेड़ पर। जंतुओं की तालिका में 2.5 सूचीबद्ध करें। चींटी, जंतुओं की गति और गति के विभिन्न प्रयुक्त शरीर के अंग। चींटी टांगें चलाती है। बकरी चलना और कूदना गति का प्रकार है। कबूतर उड़ना, मक्खी चलना और उड़ना, पैर और पंख। विभिन्न जंतुओं में अलग अलग प्रकार की गति होती है। जंतु उड़ सकते हैं, दौड़ सकते हैं, रेंग सकते हैं, चल सकते हैं, कूद या फांद सकते हैं। ये जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए शरीर के विभिन्न अंगों का उपयोग करते हैं। इनके पास पंख, पैर और दूसरे अंग हो सकते हैं जो इन्हें चलने में सहायता करते हैं। चित्र एवं तालिका के माध्यम से हमने गति के प्रकार और गति के लिए प्रयुक्त शरीर के अंगों के आधार पर जंतुओं को पहचाना। हम जंतुओं को उनकी गति के आधार पर समूहों में कैसे बांट सकते हैं
उनके अतिरिक्त अनेक जंतु आकार, संरचना, रंग और अन्य विशेषताओं में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इनमें से कुछ विशेषताओं का उपयोग विभिन्न प्रकार के जंतुओं के समूह बनाने के लिए किया जा सकता है। पौधों की भांति ही जंतुओं के समूह बनाना उनकी विविधता को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक से परिचय। ये देखिए वैज्ञानिक के बारे में। जानकी अम्माल, ये 1897 से लेके 1984 तक, मतलब 1897 में इनकी जन्म हुआ और 1984 में इनकी मृत्यु हो गई। एक भारतीय वनस्पति शास्त्री थीं जो पर्यावरण संबंधी कार्यों के प्रति समर्पित थीं। उन्होंने भारत के पौधों की समृद्ध जैव विविधता का प्रलेखन और संरक्षण करने में सहायता की। उन्होंने साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण प्रमुख के रूप में उन्होंने भारत में पौधों की विविधता का प्रलेखीकरण करने के लिए कार्यक्रमों की शुरुआत की थी। सफलता की कहानी। साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन यह केरल में पालक्काड जनपद के एक जंगल की वास्तविक कहानी है। यह अछूते सुंदर आर्द्र सदाबहार जंगल और उनकी समृद्ध जैव विविधता को संरक्षित करने के विषय में है। प्रसिद्ध साइलेंट वैली को उन आमजनों द्वारा चलाए गए एक अद्वितीय आंदोलन द्वारा बचाया गया था जो जंगल के आसपास भी नहीं रहते थे। यह संघर्ष कुंतीपुड़ा नदी के समीप एक जल विद्युत बांध के प्रस्ताव के विरुद्ध 10 वर्षों तक जारी रहा। उस समय लोगों ने व्यापक जागरूकता कार्यक्रम, संपादक को पत्र, समाचार पत्रों में लेख, सेमिनार और अंत में न्यायालय में याचिकाएं और अपील सहित सभी संभव उपलब्ध साधनों का उपयोग किया। इस प्रकार यह आंदोलन साइलेंट वैली को बचाने में सफल रहा। संभवतः आपके प्रकृति की सैर के दौरान अवलोकन किया होगा कि विभिन्न जीव जंतु भिन्न भिन्न परिवेशों में रहते हैं। आपने तालिका 2.5 में जीव जंतुओं की गति को भी अंकित किया। क्या जंतुओं की गति उनके परिवेश पर निर्भर करती है? हम मछली और बकरी को लेते हैं। मछली जल में रहती है। जल में गति करने के लिए इसके पास धारा रेखित स्ट्रीमलाइन्ड शरीर और पंख भिन्न होते हैं। बकरी घास वाले क्षेत्र में रहती है और टांगों की सहायता से चलती है। जंतुओं के आकार एवं आकृति भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ये मछली के पंखों की सहायता से पानी में तैरती है, जो पंख हैं। बकरी अपनी टांगों की सहायता से भूमि पर चलती है। विभिन्न परिवेशों में पाए जाने वाले जंतु और पौधे। ऊंट देवदार का वृक्ष है, पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है। अन्य मछली महासागर में, जंगल में शेर। विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं और पौधों के संबंध में आपके क्या अवलोकन हैं? आप अवलोकनों पर सहपाठियों के साथ चर्चा करें। एक प्रकार के क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु अन्य प्रकार के क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं से भिन्न होते हैं। ये है मरुस्थल का पौधा। मरुस्थल में मोटे और मांसल तने युक्त नागफनी के पौधे, ये कांटे होते हैं। ठीक है। कक्षा में चर्चा के दौरान एलेक्स को याद आया कि उसने राजस्थान के मरुस्थल में मोटे और मांसल तने वाले नागफनी के पौधों को देखा था। माया बताती है कि उसने हिमाचल प्रदेश में हिमालयी क्षेत्र में देवदार के वृक्षों को देखा। साथ ही उसने यह भी बताया कि ये वृक्ष शंकुआकार होते हैं। ये देवदार के वृक्ष होते हैं जो शंकु की आकार की तरह ऊपर पतले, नीचे चौड़े होते हैं। इनकी शाखाएं लचीली और झुकी हुई होती हैं। यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाने वाले ये दोनों प्रकार के पौधे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। आइए पता लगाते हैं कि ऐसा क्यों। एक क्षेत्र की जैव विविधता अन्य क्षेत्रों की जैव विविधता से अलग क्यों होती है? मरुस्थलीय क्षेत्रों में बहुत कम जल उपलब्ध रहता है। शुष्क मरुस्थल दिन में अत्यधिक गर्म और रात में अत्यधिक ठंडे होते हैं। जो रेगिस्तान होते हैं वहाँ रेत होता है, तो दिन में तो बहुत धूप की वजह से गर्म होते हैं, रेत गर्म रहता है और रात में अधिक ठंडे।
इसलिए आपको इन क्षेत्रों में ऐसे पौधे और जंतु मिलेंगे जो दिन के समय अत्यधिक गर्मी और रात्रि के समय अत्यधिक ठंड वाली परिस्थितियों में रह सकते हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों के मांसल तने को संग्रहित कर सकते हैं, जल को संग्रहित कर सकते हैं और उन स्थानों की गर्म परिस्थितियों को सहन करने में पौधों की सहायता करते हैं। बहुत ठंड व पर्वतीय क्षेत्रों में प्राय हिमपात होता है। ऐसी परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए कुछ वृक्षों की बनावट ऐसी होती है कि उन पर बर्फ टिकती नहीं बल्कि आसानी से फिसल जाती है। देवदार के वृक्षों की शंक्वाकार आकृति और नीचे झुकी हुई शाखाएं उन्हें आसानी से ऐसा करने में सक्षम बनाती हैं। अब आप समझ गए होंगे कि विभिन्न स्थानों की जैव विविधता भिन्न परिस्थितियों के कारण एक दूसरे बहुत अलग होती है। राजस्थान के गर्म मरुस्थल के ऊंट और लद्दाख के ठंडे मरुस्थल के ऊंट, देखिए इन दोनों जंतुओं में आपको क्या अंतर दिखाई देता है। अंतरों के कारण ऊँटों को लाभ क्या होता है। ये देखिए, राजस्थान में गर्म मरुस्थल में रहने वाला ऊँट इतना लंबा ऊंचा है और इसके जो है शरीर पे बाल कम है। और लद्दाख में रहने वाले बाल देखिए, और 2 कोबड़े होते हैं इनके पीछे, और राजस्थान में 1 होता है, लद्दाख वाले में 2 होते हैं कोबड़े। गर्म मरुस्थल के ऊँटों के पैर लंबे होते हैं जिनमें चौड़े खुर होते हैं। एलेक्सा ने साझा किया कि उसकी दादी ने उसे बताया था कि ऊँट के लंबे पैर और चौड़े खुर ऊँटों को रेतीले मरुस्थल की रेत में बिना धंसे चलने में सहायता करते हैं। दूसरी ओर ठंडे मरुस्थल के ऊँटों की ऊंचाई और पैर गर्म मरुस्थल के ऊँटों की तुलना में छोटे होते हैं। ये छोटे पैर उन्हें ठंडे पहाड़ी मरुस्थलीय क्षेत्रों में आसानी से चलने में सक्षम बनाते हैं। मरुस्थलीय परिस्थितियों में भोजन सहजता से उपलब्ध नहीं होता। ऊँट अपने कुबड़ में भोजन संचित करते हैं। गर्म मरुस्थलों के ऊँटों में 1 कुबड़ होता है। गर्म मरुस्थलों के ऊँटों में 1 कुबड़ होता है जो भोजन की कमी के दौरान उन्हें जीवित रखने में सहायक होता है। ठंडे मरुस्थलों के ऊँटों में 2 कुबड़ होते हैं। ये दोनों कुबड़ सर्दियों के अंत के दिनों में छोटे हो जाते हैं क्योंकि ठंडे मरुस्थल में अधिक भोजन उपलब्ध नहीं होता और उस समय उन्हें कुबड़ों में संचित भोजन का उपयोग करना पड़ता है। उनके सिर से लेकर गर्दन के निचले भाग तक लंबे बाल होते हैं जो लद्दाख के बर्फीले मौसम में उनको जीवित रखने में सहायक होते हैं। मरुस्थल में ऊँटों को जीवित रखने में कौन सी अन्य विशेषताएं सहायक हो सकती हैं, आप बताइए। कक्षा के अन्य विद्यार्थियों ने भी अपनी अवलोकनों को साझा करना आरंभ कर दिया। राजस्थान की रहने वाली काशी ने कहा कि ऊँट एक कम मात्रा में मूत्र विसर्जन करते हैं। उनका गोबर सूखा होता है और उन्हें पसीना भी नहीं आता। चूँकि ऊँट अपने शरीर से बहुत अधिक पानी का त्याग नहीं करता, इसलिए बिना जल पिए भी वो कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं। माया ने नीलगिरी की 16 वन में देखे खूबसूरत लाल फूलों वाले बुरांश रोडोडेंड्रॉन के विषय में बताया। उसने बताया कि बुरांश की ऊंचाई कम होती है और उनके पत्ते छोटे छोटे होते हैं ताकि वे पहाड़ की चोटियों पर तेज हवाओं में जीवित रह सकें। सिक्किम की रहने वाली पेमा ने बताया कि उसने पास के पहाड़ों में बुरांश के लंबे पौधे देखे हैं, इसलिए भिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले बुरांश के पौधे भी अन्य क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए विभिन्न विशेषताएं प्रदर्शित कर सकते हैं। ये है नीलगिरी में बुरांश के पेड़ लाल वाले जो हैं छोटे छोटे होते हैं, और ये सिक्किम में 2 विभिन्न क्षेत्रों में बुरांश की विभिन्न विशेषताएं हैं। सागर अपने सहपाठियों को बताता है कि वह एक विशेष समारोह के लिए अपने माता पिता के साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह गया था। वहाँ उसने महासागर में विशाल व्हेल रंगीन मछलियों को देखा। उसके पिता ने उसे समझाया था कि मछलियों का धारा रहित शरीर उनके लिए जल में तैरना आसान बना देता है। हमने सीखा कि किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं की अपनी विशिष्ट विशेषताएं होती हैं जो उन्हें वहां जीवित रहने के लिए सक्षम बनाती हैं।
ये विशिष्ट विशेषताएं जो पौधों और जंतुओं को किसी विशेष क्षेत्र में जीवित रहने में सक्षम बनाती हैं उन्हें अनुकूलन कहा जाता है। देवदार के पेड़ का आकार और बुरांश की ऊंचाई ऐसे अनुकूलन हैं जो पर्वतीय क्षेत्रों में जीवित रहने में सक्षम बनाते हैं। वह स्थान जहाँ पौधे और जंतु रहते हैं उसे आवास कहते हैं। उदाहरण के लिए समुद्री कछुओं का आवास समुद्र या महासागर है। ऊँट का आवास गर्म या ठंडा मरुस्थल और बुरांश का आवास पर्वतीय क्षेत्र है। पौधों और जीव जंतुओं का आवास उन्हें जीवित रहने के लिए भोजन, जल, वायु, आश्रय और अन्य आवश्यकताएं प्रदान करता है। कई प्रकार के पौधे और जंतु एक ही आवास में रहते हैं। आवास किसी क्षेत्र की जैव विविधता को निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैज्ञानिक से परिचय। सालेम अली 1896 में इनका जन्म हुआ था और 1987 में इनकी मृत्यु हो गई। सालेम अली ने पक्षियों में विविधता का अवलोकन करने के लिए पूरे भारत की यात्रा की। उन्होंने सभी पक्षियों की एक सूची तैयार की और उनके यात्रा मार्गों और आवासों को भी प्रलेखित किया। उन्होंने पक्षियों की अत्यधिक विविधता वाले क्षेत्रों को अंकित किया और उन क्षेत्रों के संरक्षण के उपाय के लिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर राजस्थान और रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य, मंड्या कर्नाटक ऐसे संरक्षित क्षेत्रों के उदाहरण हैं। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के पक्षियों में 10 खंड की एक ऐतिहासिक पुस्तक श्रृंखला लिखी। उन्हें भारत का पक्षी पुरुष, बर्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। उनके योगदान के लिए उन्हें 1976 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। आप किन किन भिन्न विधियों से पौधों और जंतुओं के आवास के आधार पर उनके समूह बना सकते हैं? एक विधि यह है कि जो थल पर रहते हैं और जो जल में रहते हैं के आधार पर उनका समूह बनाया जा सकता है। थल पर रहने वाले पौधों और जंतुओं के आवास को थलीय आवास कहते हैं। वन, घास के मैदान, मरुस्थल और पर्वतीय क्षेत्र थलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। जल में रहने वाले पौधों और जंतुओं के आवास को जलीय आवास कहते हैं। तालाब, झील, नदियाँ और महासागर जलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। मेंढक जैसे कुछ जंतु जल के साथ साथ थल पर भी रह सकते हैं। उन्हें उभयचर जंतु कहते हैं। यदि किसी पौधे या जंतु का आवास क्षतिग्रस्त हो जाए तो क्या होगा? यदि बकरी को खाने के लिए घास न मिले तो क्या होगा? क्या मछली बिना जल के जीवन रह सकती है? अपने माता पिता, दादा दादी, पड़ोसियों से उन पौधों, पक्षियों, कीटों अथवा ऐसे अन्य जंतुओं के बारे में जानें जिन्हें वे बचपन से प्राय देखते हैं लेकिन अब भी कम दिखाई देते हैं। ऐसे परिवर्तन तब होते हैं जब आवास नष्ट हो जाते हैं। पौधों और जंतुओं के आवास की छत से वे अपने घर, भोजन और अन्य संसाधनों से वंचित हो जाते हैं। इससे जैव विविधता की हानि होती है। भारत में बाघ, चीता, गोडावर, ग्रेट इंडिया बस्टर्ड की संख्या मानवीय गतिविधियों द्वारा हुई अनेक आवासीय क्षति के कारण घट गई। भारत सरकार ने हमारी जैव विविधता के संरक्षण के लिए अनेक परियोजनाएं आरंभ की। बंगाल टाइगर की घटती संख्या के संरक्षण के लिए 1973 में बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ की गई थी। चीता की संख्या को पुनः स्थापित करने के लिए 2022 में चीता पुनर्वास परियोजना चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट प्रारंभ की गई। इसी प्रकार गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र राज्यों में गोडावर के आवासों को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। बंगाल टाइगर ऐसा होता है। बंगाल टाइगर, बंगाल वाघ, चीता, ये है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। परंपरागत रूप से संरक्षित वन, पवित्र उपवन, सेक्रेड ग्रोव्स। पवित्र उपवन वह अबाधित वन क्षेत्र हैं जिनका आकार बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़े तक हो सकता है। पवित्र उपवन पूरे भारत में पाए जाते हैं। ये कई प्रकार के पौधे,
कई प्रकार के औषधीय पौधों समेत विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं का घर है। इनका संरक्षण स्थानीय समुदाय द्वारा किया जाता है और यहाँ किसी को भी किसी जंतु को हानि पहुँचाने, पेड़ों को काटने या क्षेत्रों को क्षति पहुँचाने की अनुमति नहीं है। इस प्रकार पवित्र उपवन सामुदायिक रूप से संरक्षित है। जैव संपदा है। आप अपने क्षेत्र के पवित्र उपवन के विषय में पता लगाइए। पश्चिम घाट का एक पवित्र उपवन। हम अपने ग्रह को जीवन में से भरपूर बनाए रखने के लिए जैव विविधता की रक्षा करने की आवश्यकता है, ताकि पौधे एवं जंतु बचे रह सकें और फलते फूलते रहें। प्रमुख शब्द हैं अनुकूलन, उभयचर, जलीय, जैव विविधता, बीजपत्र, द्विबीजपत्री पौधे, झकड़ा रेशेदार जड़ आवास, शाक, एक बीजपत्री पौधे, समांतर शिराविन्यास, जालिका रूपी शिराविन्यास, पवित्र उपवन, झाड़ियाँ, मूसला जड़, थलीय, वृक्ष शिराविन्यास। विश्लेषण करना, तुलना करना, सृजन करना, अन्वेषण करना, समूह बनाना, अवलोकन करना, अंकित करना, संबंध ढूंढना। सारांश। हम विविध प्रकार के पौधों और जीव जंतुओं से घिरे हुए हैं। पौधों और जंतुओं की ऐसी विविधता जैव विविधता का एक भाग है। पौधों और जंतुओं के समूह उनके बीच समानता और भिन्नता के आधार पर बनाए जा सकते हैं। पौधों में जड़, तना, फूल, पत्तियाँ इत्यादि से संबंधित विशेषताओं के आधार पर समानताएं और भिन्नताएं होती हैं। पौधों और जंतुओं को उनकी सामान्य विशेषताओं के आधार पर समूह में व्यवस्थित करने की विधि को समूहन भी कहा जाता है। पौधों के उनकी ऊंचाई, तने के प्रकार और शाखाओं के पैटर्न के आधार पर शाख, झाड़ी और वृक्ष के रूप में समूह बनाए जा सकते हैं। पौधों के उनके बीज में बीजपत्रों की संख्या के आधार पर द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री पौधों के रूप में भी समूह बनाए जा सकते हैं। एक बीजपत्री पौधे सामान्यतः अपनी पत्तियों में समांतर शिराविन्यास प्रदर्शित करते हैं और उनमें झकड़ा रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं, जबकि द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में मुख्यतः जालिका रूपी शिराविन्यास प्रदर्शित होता है। उनमें मूसला जड़ें पाई जाती हैं। विभिन्न जंतुओं में अलग अलग प्रकार की गति पाई जाती है। गति के प्रकार के आधार पर उनके समूह बनाए जा सकते हैं। विभिन्न क्षेत्रों की जैव विविधता भिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों का एक दूसरे से भिन्न होते हैं। पौधों और जंतुओं को किसी विशेष स्थान पर जीवित रहने के लिए सक्षम बनाने वाली विशिष्ट विशेषताओं को अनुकूलन कहा जाता है। वह स्थान जहाँ पौधे और जंतु रहते हैं उनका आवास कहते हैं। आवास के आधार पर जंतुओं और पौधों के थलीय, जलीय के रूप में समूह बनाए जा सकते हैं। आवास की छत से जैव विविधता को हानि होती है, क्योंकि पौधे और जंतु अपने निवास, भोजन और अन्य संसाधनों से वंचित हो जाते हैं। हमें अपने ग्रह को जीवन से भरपूर बनाए रखने के लिए जैव विविधता की रक्षा करनी चाहिए, ताकि पौधे और जंतु बचे रह सकें, फलते फूलते रहें। आइए और अधिक सीखें। यहाँ 2 प्रकार के बीज दिए गए हैं। इनके पौधों की जड़ों और पत्तियों के शिराविन्यास में क्या अंतर है। गेहूँ और राजमा, इनके अलग अलग हैं। पौधा, क्या इसमें पत्तियां हैं? हाँ। राज अपने मित्र संजय से तर्क करता है कि गुड़हल का पौधा एक झाड़ी है। संजय इसके लिए सब्सिडी गढ़ के प्रश्न पूछ सकता है। और भी एक भारतीय वैज्ञानिक वन्य जीव विज्ञानी के बारे में पढ़े जो भारत की जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में काम कर रहे हैं। इस पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट बनाइए। भारत में जैव विविधता के प्रति दिव्या, मुद्दपा, उषा, लचुंगा, गजाला, शहाबुद्दीन, नंदिनी, बेलो, विद्या, अत्रेय, उमा रामकृष्ण, दिव्या कर्नाड के योगदान के बारे में पता कीजिए। इनमें किन्हीं 3 के द्वारा किए गए कार्यों का एक प्रतिवेदन रिपोर्ट तैयार कीजिए।